जय हिंद दोस्तों। ज़रा सोचिए, पिछले 50 सालों से कोई इंसान इतना दूर अंतरिक्ष में नहीं गया है, लेकिन अब 4 अंतरिक्ष यात्री धरती को छोड़कर जाते हैं। करीब 4 लाख किलोमीटर दूर जाते हैं, चांद के पीछे गायब हो जाते हैं और भरोसा करते हैं सिर्फ फिजिक्स के नियमों पर और एक मशीन पर। यह है कहानी आर्टेमिस 2 मिशन की, इंसान की फिर से गहरे अंतरिक्ष में वापसी। आखिर आर्टेमिस 2 मिशन था क्या? चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की इस वीडियो में। आर्टेमिस 2 नासा का पहला मानवयुक्त मिशन है, जिसमें इंसानों को चांद के पास ले जाया गया, लेकिन वे चांद पर नहीं उतरे। ये पूरा मिशन लगभग 10 दिन का रहा, जिसका मकसद है भविष्य के चांद और मंगल मिशंस की तैयारी करना। इस मिशन में 4 अंतरिक्ष यात्री थे। पहले थे रेड वाइजमैन, जो कि कमांडर भी थे। My name is Reed Wiseman. I'm the commander of NASA's Artemis 2 mission around the moon. The moon to me, it's the thing that connects me together with all the other humans in my life. दूसरे हैं विक्टर ग्लोवर। My name is Victor Glover, and I'm the pilot for NASA's Artemis 2 mission around the moon. I do wonder what it's going to be like when we are really far from Earth and can see it. The sensation of being so far away from everything that you know. तीसरे हैं क्रिस्टीना कोच। My name is Christina Cook, and I'm a mission specialist for NASA's Artemis 2 mission around the moon. Thinking about the fears or challenges that I've had to overcome, there are just so many. I mean, basically, it's just been, that has been the journey. I always say to people, do what scares you, and that means I have to follow my own advice. और चौथे हैं जेरेमी हैंसन। My name is Colonel Jeremy Hansen. I'm an astronaut with the Canadian Space Agency, and I'm a mission specialist on NASA's Artemis 2 mission around the moon. I have this very distinct memory of seeing an image of an astronaut standing on the moon. It's burnt in my brain because I went back to it so many times in my childhood, and I would look at that image, and I know it had a huge impact on me that humans had walked on the moon. इनका स्पेसक्राफ्ट का नाम है ओरियन और इनका रॉकेट है SLS, यानी कि स्पेस लॉन्च सिस्टम। दोस्तों, 1 अप्रैल 2026 को US टाइम जोन के अकॉर्डिंग आर्टेमिस 2 मिशन रात को 6:35 पर फ्लोरिडा से लॉन्च होता है। वे चारों एस्ट्रोनॉट्स अपने ग्रह पृथ्वी को पीछे छोड़ने वाले हैं। अपने जीवन को पूरी तरह एक मशीन और फिजिक्स के ठंडे और सख्त नियमों पर भरोसा करते हुए वो आगे चल पड़ते हैं। इंसानों को पृथ्वी के बहुत बड़े ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकलने के लिए बहुत ज़्यादा ताकत चाहिए होती है। यही है स्पेस लॉन्च सिस्टम, जिसे SLS कहा जाता है। जब काउंटडाउन 0 पर पहुंचता है, इसके 4 मुख्य इंजन और 2 सॉलिड रॉकेट बूस्टर जल उठते हैं और 8.8 मिलियन पाउंड का बहुत ज़बरदस्त थ्रस्ट पैदा करते हैं। 10, 9, 8, 7, RS-25 engines lit. 4, 3, 2, 1, booster ignition, and liftoff. The crew of Artemis 2 now bound for the moon. Humanity's next great voyage begins. क्रू सबसे ऊपर ओरियन कैप्सूल के अंदर बैठा होता है। ओरियन को समझने के लिए इसे आज इस्तेमाल होने वाले स्पेसक्राफ्ट से तुलना करना मदद करता है। यह है SpaceX का क्रू ड्रैगन। यह एक बहुत अच्छा स्पेसक्राफ्ट है, लेकिन इसे ख़ास तौर पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक की छोटी और सुरक्षित यात्रा के लिए बनाया गया है। फिर है बोइंग स्टारलाइनर, जो यहाँ दिखाया गया है। स्टारलाइनर को ज़मीन पर वापस आने के लिए बनाया गया है, जहाँ लैंडिंग को सुरक्षित बनाने के लिए एयर बैग्स का इस्तेमाल होता है। ओरियन का काम पूरी तरह अलग है। इसे पैसिफिक ओशियन में बहुत तेज़ स्पीड से गिरकर उतरना होता है, लेकिन अंदर से यह मजबूत कैप्सूल काफ़ी आरामदायक है,
क्योंकि जीरो ग्रेविटी में हर सतह इस्तेमाल की जा सकती है। अंतरिक्ष यात्री दीवारों से बंधकर सो सकते हैं या छत के पास तैर सकते हैं, जिससे यह अपनी असली जगह से ज़्यादा बड़ा लगता है। यह मजबूत डिज़ाइन गहरे अंतरिक्ष की यात्रा के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जब कोई क्रू अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की सुरक्षा से बाहर निकलता है तो उन्हें जिंदा रहने के लिए एक उड़ता हुआ किला चाहिए होता है। एक बार ऑर्बिट में पहुंचने के बाद मिशन दूसरे दिन में जाता है और क्रू एक बहुत ज़रूरी काम की तैयारी करता है, जो है ट्रांस लूनर इंजेक्शन TLI। यह चित्र दिखाता है कि यह काम क्या करता है। रॉकेट का ऊपर वाला हिस्सा एक आखिरी बड़ा बर्न करता है। यह स्पेसक्राफ्ट को 24,000 माइल्स पर आवर से ज़्यादा स्पीड देता है, जिससे यह अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकल पाता है। जैसे ही इंजन बंद होता है, ऊपर वाला हिस्सा अलग हो जाता है। अब क्रू पूरी तरह अंतरिक्ष के अंधे खालीपन में है। अब वापस आने का कोई आसान तरीका नहीं होता। यही वो पल होता है जहां रॉकेट लॉन्च की इंजीनियरिंग पूरी तरह ख़त्म हो जाती है और जो शुरू होता है वह है इंसानी दिमाग के लिए अकेलेपन की बड़ी परीक्षा। लॉन्च के बाद तीसरे से 5वें दिन तक सब शांत रहता है और जीरो ग्रेविटी में सफ़र चलता है। ओरियन के अंदर क्रू गहरे अंतरिक्ष में रास्ता ढूंढने के सिस्टम को टेस्ट करता है और अपने ज़रूरी लाइफ सपोर्ट सिस्टम को चेक करता है। इस खाली जगह में उन्हें जीने के लिए एक सख्त रूटीन को फॉलो करना पड़ता है। बिना नहाए वे बॉडी वाइप्स से खुद को साफ रखते हैं, पैकेट वाला सूखा खाना खाते हैं और तैरते हुए झोले में बंधकर सोते हैं ताकि वे किसी चीज़ से टकराए नहीं। यह चित्र पूरे मिशन की सबसे बड़ी सुरक्षा को दिखाता है। यह एक खास रास्ता है जिसे फ्री रिटर्न ट्रैजेक्टरी कहा जाता है। ये पृथ्वी और चांद को 8 के आकार में जोड़ता है। अगर कोई बड़ी दिक्कत होती है और ओरियन के सारे इंजन फेल हो जाते हैं तो यह रास्ता आखिरी सुरक्षा बन जाता है। कैप्सूल को ऐसे रास्ते पर रखा जाता है जहां चांद का ग्रेविटेशनल फोर्स उसे पकड़कर खुद ही वापस अर्थ की तरफ भेज देता है, बिना किसी थ्रस्ट के। गहरे अंतरिक्ष में इंसान का जिंदा रहना उतना ही इन प्राकृतिक ग्रेविटेशनल नियमों पर निर्भर करता है जितना रॉकेट पर। 6ठे दिन तक चांद ओरियन की खिड़की में बहुत बड़ा दिखने लगता है। स्पेसक्राफ्ट चांद की सतह के पास से कुछ 1000 मील की दूरी से गुजरता है। फिर आता है पूरे मिशन का सबसे डराने वाला हिस्सा। चांद के पीछे से गुजरते समय एक बड़ी चट्टान जैसी दीवार सारे सिग्नल रोक देती है। पूरे 40 मिनट तक क्रू पूरी तरह संपर्क से बाहर हो जाता है। पूरी खामोशी, मिशन कंट्रोल से कोई बात नहीं, मदद का कोई मौका नहीं। क्रू पूरी तरह अकेला होता है जब वे चांद के ऊपर से पृथ्वी को उगते हुए देखते हैं। यह पूरा अकेलापन इंसान की सहन शक्ति की बहुत बड़ी परीक्षा है। मार्स की लंबी यात्रा से पहले हमें यह साबित करना होगा कि हम 40 मिनट के इस अंधेरे अकेलेपन को झेल सकते हैं। 7वें दिन चांद का ग्रेविटेशनल फोर्स एक गुलेल की तरह काम करता है जो ओरियन को तेज़ी से पृथ्वी की ओर भेज देता है। 10वें दिन तक यानी 10 अप्रैल 2026 को कैप्सूल लगभग 25,000 माइल्स पर आवर की स्पीड से पृथ्वी की ओर गिर रहा होता है। यह चार्ट दिखाता है कि कैप्सूल को पृथ्वी के वायुमंडल में जाने के लिए कितना सही एंगल चाहिए, जो मिशन का सबसे खतरनाक हिस्सा है। अगर ओरियन बहुत तेज़ एंगल से आता है तो फ्रिक्शन उसे जला देगा। अगर एंगल बहुत कम हुआ तो यह पानी पर पत्थर की तरह उछलकर वापस अंतरिक्ष में चला जाएगा। सही एंगल पर आने से हीट शील्ड पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। फ्रिक्शनल फोर्स से बहुत गर्म प्लाज्मा बनता है जो लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो सूरज की सतह के तापमान के आधे के बराबर है। इस आग जैसे माहौल से बचने के लिए ओरियन स्किप री एंट्री करता है। जैसे पत्थर पानी पर उछलता है वैसे ही यह
पहले अर्थ एटमॉस्फेयर में घुसकर स्पीड को कम करता है, फिर ऊपर उठकर ठंडा होता है और फिर आखिरी बार नीचे आकर समुद्र में उतरता है। सही एंगल पर आने से हीट शील्ड पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। फाइनली 10 अप्रैल 2026 को यूएस टाइम जोन के अकॉर्डिंग शाम को 8:07 पर एस्ट्रोनॉट्स द्वारा पैसिफिक ओशियन में सुरक्षित लैंडिंग की जाती है। वहां से उन्हें फिर यूएसएस जॉन पी मूर्था जहाज़ सुरक्षित बाहर निकालता है और यह मिशन सफलतापूर्वक पूरा हो जाता है। दोस्तों, आर्टेमिस 2 मिशन हमारे इंजीनियरिंग और दिमाग की एक कठिन परीक्षा थी। इस मिशन के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद हमें ये कॉन्फिडेंस मिलता है कि हम फिर से चांद पर कदम रख सकते हैं अपने आर्टेमिस 3 मिशन के साथ, और यहाँ तक कि हम भविष्य में मार्स प्लैनेट तक जा सकते हैं। तो ये थी दोस्तों आर्टेमिस 2 मिशन और उसकी जर्नी की कहानी। आशा करता हूँ यह आपको बहुत पसंद आई होगी और आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।